हमारा स्टाफ आया हुआ है उनका, कि जिनकी वजह से आज का ये दिन हम यहाँ देख पाए, बहुत अच्छा लग रहा है। साथियों, ये 2014 में इस कोर्ट में ज्वाइन करने के बाद मेरा ऐसा पहला अवसर है कि जब इतने बड़े लेवल पर हम कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, और जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट उन्होंने भी इसमें शिरकत की। ये मेरे तो लाइफ का पहला है, क्योंकि हमारी तो नौकरी तो 8 साल की हुई है, तो 8 साल में हमारा तो पहला वो है। 2014 में इसमें ज्वाइन करने के बाद हमें अच्छा लगा कि भाई हमारी गवर्नमेंट सर्विस लग गई है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कहते हैं ना, परत खुलते कि हमें पता लगा कि हम सोच के कि सरकारी नौकरी लगे, फिर पता लगा कि हम तो हरियाणा गवर्नमेंट के तो एम्प्लॉय है ही नहीं। फिर पता लगा कि सारे स्टेट्स में ऐसा ही है कि भाई वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते, सरकारी नौकरी तो है लेकिन पता नहीं लग पा रहा है कि है किस सरकार की। फिर पता लगा कि सेंटर की भी नहीं है। फिर धीरे धीरे पता लगा कि हम पेंडुलम की तरह हैं, भाई ना स्टेट के हैं ना सेंटर के हैं। भाई ये तो बहुत बुरी बात है। फिर जो पुराने जो भी एम्प्लॉयज हमारे सीनियर मिलते गए, उनसे हमने पता किया कि भाई इसमें क्या सिस्टम होता है। उन्होंने बताया कि कुछ तो कन्फर्म एम्प्लॉय है, कुछ कन्फर्म, लेकिन ये जो सारे जो और परमानेंट एम्प्लॉय है, तो वो दुबे जी की तरह उनको बताना पड़ता है कि सर मैं दुबे जी लाइब्रेरियन परमानेंट। बहुत सारों को 20-20 साल 30-30 साल तक कंफर्मेशन भी नहीं मिलता है। हरियाणा में तो ऐसा है। आई थिंक वीरेंद्र शर्मा जी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है हरियाणा में, हो सकता है कि उनका कंफर्मेशन हो, लेकिन हमारे जो नए सदस्य लगे 2014 के बाद आज तक हमें कंफर्मेशन आज तक नहीं पता लगा। फिर साथियों धीरे धीरे पता लगता गया, और शैलेंद्र श्रीवास्तव जी जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई, वार्तालाप हुई। तो अनुराग जी से हम दिल्ली मिले। हमें नहीं पता था कि हमने फिर बात की, उन्होंने बताया कि हमारी एक ऑल इंडिया लेवल पे भी एसोसिएशन है। अच्छा, उसका हमें कुछ नहीं पता था। अनुराग जी और हम सब दिल्ली में मिले, सिर्फ 5 आदमी वहां थे। आई थिंक कड़कड़डुमा कोर्ट में 5 आदमी, और पूरे स्टेट इसको पूरे देश को कैसे एक बार फिर से जोड़ेंगे। तो अनुराग जी के मार्गदर्शन में उन्होंने कहा कि शुरू करते हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। फिर धीरे धीरे समझा, कहते कि एक जुडिशियल एम्प्लॉइज का कोई पे कमीशन आया था। वो अच्छा जी, कब आया था? कहते 1993 में बना था, 1993 आई थिंक। हो सकता है कि डेट आगे पीछे हो, लेकिन स्टोरी इंटरेस्टिंग हो सकती है। अच्छा जी, कहते रिपोर्ट देने में उनको 3 साल लगे। चलो जी 1996 में। फिर बोले जी अच्छा, उसके बाद कहते लागू होते होते 2003 आ गया, यानी सारे कागज लिखे जा चुके, रिजल्ट अनाउंस ही नहीं किया। इतने में तो उस टाइम में जिनके बच्चे पहले में वो 10th क्लास में हो गए। 2003 तक भी कुछ नहीं हुआ। हो गया लेटर नोटिफिकेशन, हो गया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हो गई कि भाई आपको ये बेनिफिट मिले हैं। बेनिफिट मिलते मिलते 1993 से 2022-23 लगा लीजिए, आधा साल जा चुका है। 30 साल में पहले पे कमीशन की भी जो रिकमेंडेशंस थी वो आज तक ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। लेकिन देखिए हरियाणा एक छोटा स्टेट है, उसमें लगभग कुछ जो रिकमेंडेशंस हैं वो लागू भी हो चुकी हैं। लेकिन जैसे जैसे पता करते हैं पाठा प्रीतम दास जी और हमारे मध्य प्रदेश के साथी और जो समस्त जो पूरे भारतवर्ष से सभी स्टेट से आए हुए हैं, उनकी बातें सुन के पता लगता है कि कोर्ट के जो एम्प्लॉयज की सिचुएशन है वो बहुत ही दयनीय है, और इसको तो सुधारने के ना गुंजाइश ही बहुत ज्यादा है। अभी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि सर बताइए हम स्टेट में हैं सेंटर में हैं, कोई एक तो डिसाइड कर दीजिए। अभी हरमीत टिंकू जी ये लड़ाई लड़ रहे हैं इधर, तो हमें पता लगा कि पीछे जैसे भी एक छोटे मोटे जो पैटी आइटम्स है ना, उसके लिए भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। बाकी बेनिफिट की तो बात क्या करें। अभी जैसे हाई कोर्ट के एम्प्लॉय स्टेट के साथ सिर्फ एक मैच ही करना चाह रहे थे, कोई प्ले जैसे भी, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आप तो हमारे स्टेट के एम्प्लॉयज नहीं है, आपको तो हम टीम में ही नहीं ले सकते, आप हमारे साथ खेल भी नहीं सकते। बाकी बेनिफिट की तो बात ही क्या करें। तो मुझे लगा कि जब खेल भी नहीं सकते तो इनके साथ भाग कैसे सकते हैं, वो बराबरी तो आप भूल ही जाओ, उसकी तो लड़ाई लंबी है। और अनुराग जी का मैं खासकर धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने 3-4 साल में है ना पूरे देश को एक उसमें पिरोने की कोशिश की है। फिर दूसरे चरण में मैं बताना चाहूंगा कि जो पहले जो फर्स्ट पे कमीशन में, उसमें हरियाणा और पंजाब का विशेष योगदान रहा है। हमारे जो पहले नेशनल प्रेसिडेंट थे सत्यवीर यादव जी, उनके साथ विकास जैन जी और विकास भल्ला, आई थिंक इन्होंने बहुत मेहनत की। हमारे साउथ से भी एक प्रभाकर जी उनका नाम आता है,
जिनके देखिए उनके प्रयास बहुत अच्छे हैं, उन्होंने काफी मेहनत की, उसी की वजह से चलो कम से कम ये तो है कि भी आपका पे कमीशन है उसमें जो रिफॉर्म्स होंगे टाइम बाय टाइम वो इम्प्लीमेंट भी होंगे। उसके बाद आई थिंक 2003 के बाद वो एसोसिएशन उनके रिटायर होने के बाद उन्होंने अपने लाइफ टाइम में अपने करियर में अच्छा काम किया, लेकिन रिटायर होने के बाद 2015-16 तक कोई उसको संभाल नहीं पाया। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि भी सेफ्टी पे कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें जो उन्होंने कंटेम्प्ट किया उसको ही इम्प्लीमेंट करवा लीजिए कि ताकि सारी की सारी जो रिकमेंडेशंस हैं वो हमें मिल तो जाए, उसमें से बहुत कम ही हम अचीव कर पाए हैं। तो बीच बीच में हम तो चलो एम्प्लॉयज हैं, हमारे अंदर एक डर है और हो सकता है कि हमें कानून का कम भी ज्ञान हो, लेकिन जजेस जो वो एडवांस में है, उन्होंने फर्स्ट का भी बेनिफिट ले लिया, दूसरा लड्डू उसके लिए अप्लाई कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक हमें लड्डू नहीं मिलता हमें 30% बेनिफिट ही दे दीजिए। तो उनको बीच में एक इंटरिम कमेटी बनाकर आई थिंक पद्मनाभन कमेटी 30% उनको एडवांस में एरियर भी मिल गया। फिर डॉक्टर अनुराग जी ने बताया कि भाई देखो वो तो बेनिफिट ले चुके हैं, हमें भी इसके बीच में कूदना चाहिए। फिर इनके सहयोग से और हमारे समस्त भारत के साथियों के सहयोग से सेकंड जुडिशियल पे कमीशन के लिए हमने आईए फाइल की। इसके लिए भी अनुराग जी ने दिल्ली के बहुत चक्कर लगाए, हम भी इनके साथ एक दो बार गए और इन्होंने हमें हरियाणा को खासकर जो जिम्मेदारी हमें दी हमने उसको लगभग पूरा करने की पूरी कोशिश की और आगे भी हरियाणा की तरफ से और जो हमारा जो दल आया हुआ है और समस्त जो कोर्ट के हमारे सदस्य हैं उनकी तरफ से भी हमारा सहयोग जारी रहेगा, चाहे वो मॉनिटरी हो या फिर हमारा साथ खड़ा रहने का। साथियों लगभग सारी प्रॉब्लम्स तो हम सभी साथियों ने डिस्कस कर ही चुके हैं। कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो पॉइंट है, वैसे तो ये सारे पॉइंट्स है ना हमारे सभी साथी जो कोर्ट के सीनियर्स हैं वो यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार फिल्म अच्छी होती है तो दोबारा फिर उसको ना कई दिन तक रिप्ले चलता रहता है। तो पहला तो जो व्हाट वी आर, हम कहाँ हैं क्या है ये सारे देख लेते हैं। ना तो हम स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ना हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ना हमें सेंटर की तरह कैशलेस ट्रीटमेंट मिल रहा है और ना ही जैसे भाई जजेस भी जाते हैं डेपुटेशन पे, उनको अच्छा लगता है दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण हो गया तो चंडीगढ़ में आ जाते हैं, ना ही हम कहीं डेपुटेशन और ट्रांसफर पे जा सकते हैं, उसके लिए भी बंदिश है, आप जा ही नहीं सकते। दूसरा, ना ही हमारे स्टाफ को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वहां पे जो इक्वल स्टाफ है यानी कि सेम क्वालिफिकेशन और सेम जो है जो प्रोफाइल वो उनकी इक्वल सैलरी भी नहीं मिल रही, कुछ स्टेट में मिल भी नहीं रही है। जैसे कि भाई पंजाब में और हाई कोर्ट में क्लरिकल ग्रेड आई थिंक सेम है, केरला में और उसमें भी हो सकता है कि सेम हो, दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ और दिल्ली हाई कोर्ट इनके ग्रेड भी सेम है। फिर आता है जी कि आप हायर डिग्री के लिए जा ही नहीं सकते, पहले आप डिस्टेंस से एलएलबी कर लेते थे, अब वो भी आई थिंक बार काउंसिल ने बंद कर दिया कि भाई आप क्लर्क बन गए हो, जो रूटीन में आपको प्रमोशन मिलेगा वो तो आपको मिल जाएगा लेकिन आप एलिजिबल नहीं हो, आप हायर डिग्री ले ही नहीं सकते। और उसके बाद आपने अगर कोई हायर डिग्री ले भी ली, एलएलबी कर ली, एलएलएम कर ली या लॉ में पीएचडी कर ली, आप कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। आप टीचिंग डिपार्टमेंट में हो, आपने नेट किया, आपको 3 इंक्रीमेंट, पीएचडी की 5 इंक्रीमेंट, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। आपकी एलएलबी डिग्री है ठीक है, वो आपके काम आ सकती है या फिर किसी ने सजेशन लिया उसको दे सकते हैं, लेकिन आपको उसका मॉनेटरी वैल्यू जीरो। उसके बाद प्रमोशंस ऑप्शंस सारे आई थिंक पूरे जो कंट्री में जितने भी स्टेट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसमें प्रमोशंस के अवसर ऐसे हैं कि 20-20 साल लग जाते हैं प्रमोशन होने में। क्लर्क है तो 20 साल में क्लर्क, हो सकता है कि 22वें साल में रिटायर हो जाए और क्लर्क ही चला जाए। उसके बाद साथियों बहुत कम पोस्ट ऐसी हैं कि जिसमें गजेटेड रैंक हो, आई थिंक 1 या 2 पोस्ट ऐसी होंगी, लाइफ निकल जाती है लेकिन गजेटेड रैंक नहीं मिलता। हरियाणा में मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, क्वालिफिकेशन लगभग सब सारी पोस्ट की सेम है। फॉर एग्जांपल हम एडीओ ले लेते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्रेड पे उनका पहले 3600 होता था, बट दिस पोस्ट इज गजेटेड। टीचर है 4800 ग्रेड पे हमारे लीडर साहब आ जाते हैं, और जैसे कि शहरी रिश्तेदार यहाँ की पोस्ट के लिए, और कौन सी पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, ये 4800 ग्रेड पे में लेकिन गजेटेड नहीं है। और यहाँ की हरियाणा गवर्नमेंट में ऐसा है कि एडीए वो भी गजेटेड, क्लास बी टीचर यानी 4600 ग्रेड पे वो भी गजेटेड, यानी कि वो इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन हम
एक गजेटेड डिपार्टमेंट में रहते हुए वी आर नॉट गजेटेड। उसके बाद सर हमारे पास LLB है, LLM है, लेकिन हम किसी भी जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स में जाएंगे हमें उसमें भी उसका रिजर्वेशन नहीं मिलता कि कोर्ट स्टाफ से है, LLB पहले से ही है, इनको 2%, 3%, 5%, 10% कुछ रिजर्वेशन ही दे दिया जाए, वो भी नहीं। और दूसरा, इतने सारे बेनिफिट्स जब हम सेम ही है, सिटी पे कमीशन के कुछ पेज मैंने भी पढ़े थे, उसमें लिखा था कि हमारा जो कोर्ट स्टाफ है वो अनसंग हीरोज है और इनके काम को दूसरे डिपार्टमेंट से नहीं आका जा सकता, नॉट कंपेरेबल टू एनी अदर डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि सुबह 8 बजे आना और रात के हो सकता है कि 10 बजे जाना, और कई जज तो सोचते कि जाए ना यही ना दो सुबह फिर काम पे लग जाए। ठीक है जी। और बेनिफिट ना तो फोन अलाउंस है, मान लो चलो हम ये नहीं कहते कि हमें भी दो, चलो हम ये कहते हैं कि उनका 1000 रुपया खर्च है, 200 रुपये का तो हमारे क्लर्क और प्रोसेस सर्वर बैलिक पीएन इनका मोबाइल का खर्च है, क्योंकि वैसी ही ऑफिशियल बात वहां चल रही है वैसे ही उनको करना है, खर्च तो सेम है। चलो उनका 1000 का हो सकता है कि वो ज्यादा बात करता हूँ तो 200 रुपए की बात तो हमारे स्टाफ भी कर सकते हैं। दूसरा यूनिफॉर्म अलाउंस कि बेंच क्लर्क जो बैठते हैं कुछ के लिए तो यानी कि यहाँ भी उन्होंने डिवाइडेड रूल, जो नीचे बैठा है उनको कुछ मत दो, उनको यूनिफॉर्म की, वैसे तो यूनिफॉर्म पहननी है आपको लेकिन यूनिफॉर्म अलाउंस नहीं मिलेगा। नहीं, जैसे वो ऑफिशियली ओरली आपको बोलते हैं कि आपको ड्रेस पहननी है, लेकिन रिटर्न में वो कहते हैं कि लेकिन फॉर्मल ड्रेस पहननी है, सर कलर्स फेल हो जाता है फिर उसका। तीसरा ना ट्रैवल अलाउंस है, न्यूज़पेपर आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि आप उसके लिए एंटाइटल्ड ही नहीं हो, और आपको सस्ता लोन नहीं मिल सकता लाइक बैंक एम्प्लॉय 4% पे 6% पे, जो अदर लोन लेना भी पड़ गया तो उसकी परमिशन लेते लेते आपको कहीं से उठा के ही वो पूरा करना पड़ेगा। हजारों बार रिजेक्शन हो जाती है, कई एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिन्होंने लोन ले रखे हैं लेकिन उनको वो छुपा के लिए और मैंने लोन लिया, लोन के बाद इनको इन्फॉर्मेशन भेजी और ये एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं और मैंने कहा मैंने चोरी नहीं करी ना मैंने भ्रष्टाचार किया, ये मेरा और बैंक का, ये मेरा कंज्यूमर और उसका आपस का लेन देन है, इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है, ये मैंने लिख के दिया। ये मैं मैट्रिक में था तो मेरे साथ में ही मेरे आगे वाली सीट पे एक लड़का बैठा हुआ था, 10th में बोर्ड का एग्जाम था, मैंने आगे जो लड़का बैठा उससे कहा कि भाई चौथा क्वेश्चन बता दो मेरा भी काम चल जाएगा, तो वो बोला कि पहले चौथा नहीं पहले आप छठा बताओ, तो यही काम इनका गया, आपने लोन की एप्लीकेशन दी, आपने कहा कि 20,000 तो मेरे पास और 30 की मेरे को जरूरत है, वो कहता है पहले 20 का बताओ 20 कहाँ से आया आपके पास। तो ये कितना मजाक हो रहा है ना हमारे कोर्ट के एम्प्लॉइज के साथ, अपना ही हमारा मजाक जो है, हम लोग हमारे अपने जिन्होंने हमें अनसंग हीरो बोला है वही हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ जी। और जैसे कि काफी स्टेट्स में आप ये बताइए, मेरे साथी आए हुए हैं जो और स्टेट से, कितने में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है? जैसे सेंटर में मिलता है 2250, हरियाणा में तो सेंटर से हाफ मिलता है, तो कहते हैं भी आपको आधी फीस में भी काम चल जाएगा। 1125 रुपए मिलता है, सेंटर में 2250 है। क्या MP में, राजस्थान में, किसी स्टेट में मिलता है क्या एजुकेशन अलाउंस, यानी कि बच्चों की फीस नॉट अ सिंगल पाई। ठीक है, यहाँ भी पार्शियलिटी, यानी कि सेंटर में देंगे और जो जुडिशरी विद इनहेरेंट पावर उनको नहीं देंगे। अच्छा जी। और AC फैसिलिटी तो आपके किसी अलमद रूम में होगी नहीं। आर्किटेक्ट यहाँ पे भी पार्शियलिटी है, यहाँ पे सेक्शन कोर्ट के एम्प्लॉइज को है, इंग्लिश ब्रांच में है, लेकिन हम अलमद के रूम में नहीं है। जैसे जो बिल्डिंग का आर्किटेक्ट बनता है ना, शुरू में उसका जो भी नक्शा बनता है वो सेंट्रली कूलिंग का बनता है लगभग, अब जो बिल्डिंग्स आ रही है फिर उस सेंट्रली कूलिंग को ये पार्शियली कूलिंग बिल्डिंग में कन्वर्ट करते हैं कि यहाँ AC लगाना है और यहाँ कूलर का भी होल नहीं छोड़ना है। तो दूसरा सर फिर है कि पंखे से हमारे कागज उड़ते हैं, उसके बाद हमारी इंक्वायरी जो होती है। वर्कलोड का आपको सबको पता ही है भाई, वर्कलोड हम एक आदमी और 3 आदमी और काम करते, 3-4 आदमियों का। एक जैसे हरमीत जी ने बताया कि भाई हाई कोर्ट लेवल पे, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में तो बन चुके ग्रीवेंस कमेटी, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होनी चाहिए। उसमें जो स्टाफ के जो केसेस हैं उनका अर्ली डिस्पोजल हो, उसमें टाइम फ्रेम हो कि भाई 3 महीने में तो इसको खत्म ही कर देंगे, नहीं तो ये रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है कि सर मेरी गलती हो या ना हो, अब तो मैं ही अपराधी हूँ।
और सीनियरिटी वाइज पोस्टिंग, ये मेरे कई साथियों ने बताया कि वो रीडर ग्रेड 1 है और उनको बैठना तो सेशन कोर्ट में चाहिए, वो और कोर्ट में है। ये भी बहुत गलत है, उनको ह्यूमिलिएशन फील होता है इसमें। ये भी आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जो जहां डिजर्व करता है उनको वही पोस्टिंग दो। और जनाब ये तो होगी हमारे, उसके बाद फिर जो एसोसिएशन हम बनाते हैं ना, इसमें हमें आगे आना पड़ेगा। ये कोई भी संगठन है इसमें मेहनत कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के अपने साथियों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये प्रोग्राम किया। अगर मान लीजिए मेरी शादी है ना, अगर उसमें मुझे तैयारी करनी पड़े तो शादी वाले दिन तक तो काम करते करते आदमी बेहोश हो जाएगा। और इन्होंने तो इतना अच्छा अरेंजमेंट, खाने का अरेंजमेंट, और सबसे बढ़िया बात की चीफ जस्टिस यहाँ गेस्ट आए, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि भाई इनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है और उनका हम सोल्यूशन करेंगे। देखिए सोल्यूशन होना बाद की बात है, कोई पेड़ लगा है उस पर फल बाद में आएगा, हम खाएंगे नहीं खाएंगे किसी के तो काम आएगा। संगठन 3 चीजों से मेन चलता है जो हमने महसूस किया है, जो उसकी मूल संरचना है। पहला चर्चा, दूसरा पर्चा और तीसरा खर्चा। चर्चा और पर्चा तो आप लोग कर रहे हैं, चर्चा के लिए हम आए हुए हैं, पर्चे के लिए हर चीज जैसे सोशल मीडिया या फिर और जो भी हमने आज मैगजीन छपवाई है वो ऑल इंडिया सर्कुलेशन होगा। तो चर्चा और पर्चा तो हमें करना ही करना है अगर एकजुट होना है तो। और रही बात खर्चे की, हमारी सैलरी इतनी तो है कि हम संगठन के लिए अपनी सैलरी से 100, 200, 500 रुपए खर्च करने की हिम्मत रखें। अगर हम खर्चा नहीं कर सकते ना, हम डिजर्व नहीं करते कि इस लेवल पे हम कुछ पा सकेंगे। टीचर्स की एसोसिएशन देख लो, एलआईसी की देख लो, हाँ, और किसी डिपार्टमेंट की देख लो। हर बिल्कुल। डिपार्टमेंट हमारे से अगर देखा जाए जुडिशियल को सबसे ऊपर रखा, वो नीचे के डिपार्टमेंट होने के बाद भी उनकी एसोसिएशन इतनी स्ट्रांग है कि सबको माफ करती है। इवन की लॉयर्स की एसोसिएशन आप देख लो, लॉयर्स की एसोसिएशन भी कई बार हमारे को उस एसोसिएशन के बाद नुकसान होता है, हमारे एम्प्लॉइज को नुकसान होता है, कई बार हमारी ड्यूटी कंप्लीट नहीं करता, लेकिन फिर भी उनकी एसोसिएशन को हम सलाम करते हैं कि वो एकदम से इकट्ठे होते हैं, लेकिन हमारे एम्प्लॉइज इकट्ठे होने को तैयार नहीं है। देखिए चलो मान लेते हैं कि सब में ये हिम्मत ना हो कि कोई वो डायरेक्टली फ्रंट वॉरियर बने कि सामने आ जाए, लेकिन साथियों ये तो साथ देना पड़ेगा। जैसे मध्य प्रदेश में हमारे साथी, ये जो सारा अरेंजमेंट किया इसमें खर्च तो होता ही है और ये कम काम नहीं है। इतना करने के लिए एसोसिएशन को मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर आपको बेनिफिट लेने हैं, आपको लिखना है, आपको कहीं रिट डालनी है, उसके लिए आप है ना मॉनिटरी बेनिफिट के लिए तो तैयार ही रहिए। हम हरियाणा से वादा करते हैं, हमारे वीरेंद्र शर्मा जी हैं, तो ये हम जब भी कहते हैं तो ये मॉनिटरी बेनिफिट में घर से भी और सबको इकट्ठा करके भी हिम्मत रखते हैं कि सबसे जो भी बेनिफिट है कि वो इकट्ठा करें लोगों को, और उनसे भी वो पैसे देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब भी हमने कहा कि भाई हमारे साथ चलना है, तो उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके हमारे साथ आए, और 2 और साथी आए हुए वो भी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जब भी कहेंगे हम तन मन धन से उनके साथ हैं और ऐसे ही लगे रहेंगे। तो इसी संदर्भ में ना, जैसे ये हम सारे बेनिफिट लेंगे, तो मुझे मुगल आजम का एक जो वैसे तो व्हाट्सएप का है वो याद आ गया। उसमें क्या था कि के आसिफ साहब मुगल आजम फिल्म बना रहे थे, उसमें कोई सॉन्ग था, तो उन्होंने उस साहब को कहा कि भी ये गाना हमें बहुत अच्छे सिंगर से गवाना है। तो बोले किससे? कहते बड़े खान साहब है लखनऊ में, वैसे तो गाते नहीं है, वो गाएंगे नहीं, मुझे पक्का यकीन है। कहते एक बार मिलवाओ तो वो के आसिफ साहब वहाँ गए, उन्होंने कहा भाई इनसे मिलवाओ। के आसिफ साहब की सिगरेट पीने की आदत थी, वो खान साहब के सामने बैठे, नौशाद जी भी वहाँ बैठे, उन्होंने सिगरेट लगाई और कस छोड़ते गए। उनसे बड़े खान साहब जो सिंगर थे उनको भी वो थी कि मैं जो काम करता हूँ तो करता हूँ, नहीं करता हूँ तो नहीं करता हूँ। जैसे कि हमारे हाईकोर्ट के सीनियर जजेज हैं, तो उन्होंने कहा भाई ये गाना हमें आपसे ही गवाना है। तो कहते मैं नहीं गाता। कहते इस गाना तो आपसे ही गवाना है। तो बोले नौशाद साहब किसी बंदे को पकड़ के ले इसको बाहर ले जाओ, जब मुझे नहीं गाना तो नहीं गाना। तो वो उसको बाहर लेके जाते कि मैं क्या आसिफ साहब मैं एक बार बात कर लेता हूँ, आप बाहर खड़े जाओ। आप उनके सामने ऐसे करके बैठे हो और टांग पे टांग रखे हो, सिगरेट के आप धुएं छल्ले बना रहे हो, तो वो कैसे मानेंगे? ऐसे तो वैसे ही मना कर देंगे। वो कहता नहीं गाना तो इनसे ही गवाना है। कहते ठीक है एक बार मैं बात करके आता हूँ। तो वो अंदर गए, उन्होंने बात की कि जी देख लो सर ये भी के आसिफ साहब बैठे हुए हैं, आप ये गाना गा दो। कहते मुझे नहीं गाना तो नहीं गाना। कहते सर ऐसा करते हैं इनको ज्यादा पैसे बोल देते हैं, ये अपने आप ही वापस चले जाएंगे। कहते ठीक हाँ ये अच्छा फर्ज है क्योंकि ज्यादा पैसे बोल दो। कहते ये नहीं हो सकता, इतने में होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई नौशाद साहब ने कहा कि आसिफ साहब ये तो 50,000 रुपये मांग रहे हैं। उस टाइम पे कहाँ मुगल आजम का 1946 का जमाना और 50,000 रुपये। वो अंदर आए,
कहते खान साहब ये पकड़ो एडवांस में 10,000 रुपए, गाना तो मुझे आपसे ही गवाना है। तो ये टेंडेंसी अपनानी पड़ेगी हमें कि बेनिफिट लेना है ना। हम ये नहीं कहते कि भाई आप भाई धरना प्रदर्शन करो वो करो, आप रिटर्न में पोलाइटली। हरियाणा में एक कहावत है, हमारे शर्मा जी ने बताई, जैसे कोई आदमी रूठ जाता है या कोई मान नहीं रहा, तो हमारे यहाँ के 10-20 आदमियों को इकट्ठा करो और उसके पास चलो। 10-20 आदमी कहेंगे तो कैसे नहीं मानेंगे, लेकिन वो 10-20 आदमियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और जब 20 आदमी इकट्ठा हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि हर मीटिंग को जी अगर नाराज हो जाए और 20 आदमी इनके सामने खड़े हों, फिर गलती चाहे टीम को जी की हो या हमारी हो, इन्हें मानना तो पड़ेगा ही। जैसे शाम को हुआ कि हम तो नाराज होकर जा रहे हैं और जब 10 आदमी खड़े तो उनको वापस आना पड़ा, तो भाई इतने आदमियों का तो मान सम्मान रखना पड़ेगा। ये सेम एप्लीकेबल है जुडिशरी में या किसी भी डिपार्टमेंट में। लेकिन वो 20 आदमी वहां जाए, अपनी बात रखें, वो सेशन जज लेवल पर रखें, प्रेजाइडिंग ऑफिसर लेवल पर रखें, हाई कोर्ट लेवल पर रखें, सुप्रीम कोर्ट लेवल पर रखें, लेकिन बातचीत समस्या का समाधान है। जैसे कि आसिफ साहब ने उनको मना लिया ना, वैसे ही हमें मनाना है, हमें पीछे पड़ जाना है। कैसे भी पढ़ो, कहते देना तो पड़ेगा ही, हम तो आगे थे आपके द्वारे, ऐसे तो करना ही पड़ेगा। फिर उस सॉन्ग के लिए मैं बता दूं, मुगले आजम में उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया, उसके लिए फ्री में गाया। ऐसे ही हमारा, वो मना करेंगे आपका नहीं हो सकता, ये कहेंगे ज्यादा पैसे लगेंगे, नहीं हो सकता, कहते जी गवाना तो आपसे ही है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का जिन्होंने हमें मौका दिया। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सर।